अच्छा जी, आज हम स्टार्ट लेते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर। मैंने कुछ क्वेश्चन और भी शेयर किए आपके साथ जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लिमिटिंग फैक्टर का। ठीक है जी, आज उसके जरा क्वेश्चन करते हैं पहले थोड़े से, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी मूव करता हूँ। जी जी, जेड लिमिटेड, ये पहला क्वेश्चन देखिए। जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट डिटेल्स ऑफ व्हिच आर एज गिवन बिलो। अब ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक्स वाई जी, इनके सारा डाटा गिवन है। रिक्वायरमेंट देखें, स्टेट द रैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल शुड बी रैंक्ड फर्स्ट। इसमें 4 स्टेप आपने फॉलो करने जो हमने पढ़े थे। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। देखिए इस क्वेश्चन में देखें तो उसने एक स्टेटमेंट लिखी है, ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड डायरेक्ट मटेरियल आर रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई। जब ये गिवन है तो इसका मतलब है कि कोई भी लिमिटिंग फैक्टर हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर इज डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद फिर हमें सेकंड स्टेप की तरफ मूव करना है। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये जेड लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक्स वाई एंड जी। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं जो स्टेप थे, ताकि इसको जेन में रखिएगा। स्टेप 1 हमारा था आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, जो इस क्वेश्चन के अंदर जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर लिमिटिंग फैक्टर गिवन है। सेकंड स्टेप हमारा था कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। और यहां पर जो कंट्रीब्यूशन निकालना है वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है, यानी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को आप लोगे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेंगे सेल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन से मैंने शेयर किए थे, पता नहीं आप लोगों को मिले नहीं मिले, मैंने आज सुबह शेयर किए थे। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? क्योंकि ये किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि देयर इज नो साउंड, सो प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके ओके। अच्छा, मैंने सीवीपी के भी भेजे थे क्वेश्चन और ये भी भेजे थे, दोनों भेजे थे, यानी सीवीपी का सॉल्यूशन भी भेजा था और ये क्वेश्चन भी मैंने सेंड किए थे ग्रुप में। दिस वन आई थिंक, चले मैं अभी शेयर करता हूं। मेरा ख्याल है मैंने गलती से दूसरे भेज दिए। ये लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चंस, ये आपको मिल जाएंगे, ये मैंने अपलोड कर दिए। तो सेकंड स्टेप आप निकालते हैं जी, सेल्स प्राइस पर यूनिट। अब एक्स की सेल प्राइस है 300, वाई की 380, जी की 190। 300, 380 एंड 190। अब इसमें से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट में देखिए हमें कौन कौन सी कॉस्ट दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल है ₹40, ₹20 और ₹60। 40, 20, 60। इसी तरह अगला है डायरेक्ट लेबर, इसमें देखें 64, 96 और 80। 64, 96 और 80। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड
वेरिएबल ओवरहेड में 32, 48 और 40 ये वेरिएबल ओवरहेड आ गए। फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लेंगे क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। कंट्रीब्यूशन मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेस करते हैं, तो आंसर आ रहा है 164, 216 और 10। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ये सेकंड स्टेप है अब जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया। इसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टेप 3 हमने पढ़ा था, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर। अब मैंने हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल और रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई। तो मुझे ये देखना है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा। अब देखो एक्स का मटेरियल दिया हुआ है 40 रुपीज और रेट है 10 रुपीज पर केजी। इसका मतलब 4 केजी हमारा यूज होगा एक्स में। ठीक है, तो यहां पर इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय मटेरियल पर यूनिट इन केजी, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे। तो x के 4 केजी लगेंगे, y के 2 केजी और z के 6 केजी। ये कैसे कैलकुलेट किया? 40 डिवाइड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, 60 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको इस पे डिवाइड करूंगा तो दैट इज कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल केजी, यानी पर केजी अगर मटेरियल यूज करता हूं 1 केजी के अगेंस्ट मेरा जो लिमिटिंग कंट्रीब्यूशन है वो ये 41 आएगा, दूसरे का 108 और तीसरे का 2। ठीक है, और अगर इसको डेसिमल में देखें तो 41, 108 और 1.67। ये तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप जो है, स्टेप 4 जो है क्वेश्चन के मुताबिक, अब रैंक द प्रोडक्ट्स, और यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। किस प्रोडक्ट को पहले बनाना चाहिए? तो रैंकिंग की तरफ आता हूं। तो द प्रोडक्ट Y शुड बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट, X सेकंड और Z थर्ड। ठीक है, तो X को आपने Y को सबसे पहले बनाना है, फिर आपने X को बनाना है और फिर Z को बनाना है। क्यों? क्योंकि Y सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, X सेकंड नंबर पर और Z थर्ड नंबर पर। यही मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में। लेकिन जो ज्यादातर हमें क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 5वां स्टेप भी होगा, और वो होगा कैलकुलेट ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, कि मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहां तक कि उसने पूछा, और इवन आपके पास पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आगे जाके करेंगे, उसमें भी उसने यहां तक ही पूछा हुआ है कि रैंक बताओ कि क्या है। तो इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, एमएस लिमिटेड रिक्वायरमेंट देखें, डिटरमिन द प्रोडक्शन मिक्स दैट विल मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर मुझे प्रोडक्शन मिक्स तक जाना है, यानी 5वें स्टेप तक जाना है। तो अब इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फिर इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। एमएस लिमिटेड, अब क्वेश्चन को रीड करें। एमएस लिमिटेड मेक्स 2 प्रोडक्ट्स, द एम एंड द एस। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आर एज अंडर। अब यहां पर 3 कॉस्ट आ रही हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये 3 कॉस्ट आ रही हैं, डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेशन रिपीट। ओके, जी आपको ये मैं दोबारा शेयर कर देता हूं स्क्रीन, ताकि क्वेश्चन भी आपको नजर आ जाए। आई थिंक अब आप देख सकते हो क्वेश्चन को। अच्छा, अब ये पिछले क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन ये था कि ये 4, 2 और 6 कैसे आया। देखें यहां पर क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन में वो लिख रहा है
डायरेक्ट मटेरियल एक्स को बनाने के लिए 40 रुपीज लगेगा, और एक यूनिट और एक केजी जो है वो 10 रुपीज का है। अगर 10 रुपीज का एक केजी हो और 40 रुपीज हमारी कॉस्ट लगे, तो इसका मतलब 4 केजी हमारा यूज होगा। ये 4 यहां से कैलकुलेट हुआ। इसी तरह सेकंड में देखें, 20 डिवाइडेड बाय 10 2 आ गया, और जी का 60 डिवाइडेड बाय 10 वो हमारे पास 6 केजी आ जाएगा, जो हमें सॉल्यूशन में नजर आ रहा है। ठीक है जी। ओके, ये 4 2 और 6। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 में दोबारा आता हूं मैं। अच्छा, एमएस लिमिटेड के क्वेश्चन में देखो, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड गिवन है दोनों प्रोडक्ट्स के। सेल प्राइस एम और एस की गिवन है। ड्यूरिंग सितंबर द अवेलेबल डायरेक्ट लेबर और इज लिमिटेड टू 80,000 टॉर्स। अब यहां पर भी मुझे लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट लेबर इज लिमिटेड टू 80,000 टॉर्स। इसका मतलब कि डायरेक्ट लेबर जो है वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, तो मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं स्टेप 2 से स्टार्ट करूंगा, जिसका पहले क्वेश्चन में किया था। सेल्स डिमांड इन सितंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोस 3,000 और 500 यूनिट्स। तो इसी तरह अब यहां चूंकि दो प्रोडक्ट है, एम और एस, तो पहले आप टेबल बनाओगे रैंकिंग तक, यानी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। तो सबसे पहले सेल्स प्राइस चाहिए। तो सेल्स प्राइस देखिए, एम की 1400 है, एस 1100, 1400 और 1100। अब इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट में आ रही है डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल देखिए 100 और 300, डायरेक्ट लेबर 600 और 300, डायरेक्ट लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड 100 ईच। जब सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूं 600, एक्स का कंट्रीब्यूशन आ गया 400 वाई का। दिस इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, यानी एक यूनिट अगर मैं सेल करता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 600 और 400 होगा, एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और नेक्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट करना है। इसी स्टेप को अगर मैं दोबारा यहां कॉपी कर लूं तमाम स्टेप्स को, ताकि आपके सामने रहे ये। अब मुझे अगले स्टेप पे कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अब मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन में लेबर ऑर्स हैं, डायरेक्ट लेबर ऑर्स। अब मुझे डिवाइड करना है डायरेक्ट लेबर ऑर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर ऑर्स लगेंगे, सेम वही कैलकुलेशन। देखो, एम को बनाने के लिए 600 की लेबर कॉस्ट लगेगी, और उसका रेट है 50 पर आवर। यानी अगर मैं 50 रुपीज पर आवर पे करता हूं और एक यूनिट को बनाने के लिए एक्स के 600 की कॉस्ट लगती है, तो इट मींस 12 आवर्स लगे। ठीक है, तो यहां पर मैं 12 आवर्स लिखूंगा, और वाई में 300 यूनिट कॉस्ट लग रही है, और 50 रेट है। 300 डिवाइड बाय 50 6 आवर्स। जब इसको डिवाइड करूंगा, दिस इज नॉन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब इसको डिवाइड करते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 12 और 400 डिवाइडेड बाय 6। तो देखेंगे किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है। बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि अब y का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो मैं रैंकिंग करूंगा। रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग जो है वो y की आएगी, और सेकंड रैंकिंग जो है वो x की आएगी। इसका मतलब मुझे y को पहले प्रोड्यूस करना है और x को सेकंड प्रोड्यूस करना है। अब ये 4 स्टेप हो चुके हैं, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ये याद रखिएगा, ये तीनों स्टेप जो हैं
ये एक ही वर्किंग से बनेंगे, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ही टेबल से। स्टेप 1 अगर जिस क्वेश्चन में चाहिए होगा वो अलहदा कैलकुलेट करना है, और स्टेप 5 जो है वो आप कैलकुलेट करने लगाओ। ये एक टेबल बनानी है, टेबल ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। अब इसमें सबसे पहले आप लीजिएगा जो भी लिमिटिंग फैक्टर है, डायरेक्ट लेबर और ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, और अवेलेबल और यहां लिख लेता हूं। अवेलेबल और क्वेश्चन के मुताबिक 80,000 और अवेलेबल हैं, 80,000। अब इसमें अब पहले किसको बनाओगे? रैंकिंग में आए तो रैंकिंग में हमें क्लियर बता रहा है कि आपका रैंक जो है वो Y का ज्यादा है, यानी दैट शुड बी प्रोड्यूस फर्स्ट। तो मैं पहले प्रोडक्ट Y को लेता हूं, और Y की देखिए मैक्सिमम डिमांड कितनी है, यहाँ Y नहीं है सॉरी, X M और S है, सॉरी ये मैंने चेंज कर देता हूं M और S। यानी प्रोडक्ट M को पहले S को पहले बनाऊंगा, और X को बनाने के लिए जो 5,000 यूनिट बनाने हैं मैंने S के, और 5,000 यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेशन यहां शो कर देता हूं। 5,000 इनटू एक यूनिट को बनाने के लिए 6 आवर्स लगेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 30,000। दैट इज इक्वल टू 30,000। अब 80,000 में से 30,000 आप माइनस कर दो, तो मेरे पास अवेलेबल आवर्स हैं 50,000। अब यकीनी बात है मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट M, प्रोडक्ट M। अब प्रोडक्ट M की जो मैक्सिमम डिमांड है वो 3,000 है, ठीक है, और इसको एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 12 आवर्स चाहिए, तो 36,000 आवर्स। इसमें अब इसके अवेलेबल आवर्स जो है ना, इसको चेंज करना है, ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं कर रहा हूं 60,000, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसको 60,000। अब मेरे पास 30,000 आवर्स हैं, और 30,000 आवर्स में मैंने प्रोडक्ट M के 3,000 यूनिट बनाने हैं जो नहीं बन सकते, क्योंकि 3,000 यूनिट को बनाने के लिए 36,000 आवर्स चाहिए, और मेरे पास आवर्स अवेलेबल है सिर्फ 30,000। इसका मतलब जितने भी आवर्स हैं वो सारे यूटिलाइज करूंगा प्रोडक्ट M में, और इसके कितने यूनिट बन सकते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 12, ये 2,500 यूनिट बनेंगे। इसकी वर्किंग में शो कर देता हूं। मेरे पास 30,000 आवर्स अवेलेबल है, और एक यूनिट को बनाने के लिए 12 आवर्स चाहिए, तो 2,500 यूनिट बनेंगे। तो दैट इज द आंसर। ये जो कॉलम मैंने बनाया है यूनिट्स वाला, ये मेरा आंसर है, दिस वन। इसको मैं रेड कलर कर रहा हूं, this one is answer, yani we should produce 2,500 units of M and 5,000 units of S, ठीक है, in order to maximize the contribution। अच्छा जी, अब मैं जरा ये थोड़े से क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं उसका जवाब दे दूं कि क्वेश्चन 5th स्टेप जो है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी वो रैंकिंग तक थी, रैंकिंग से आगे नहीं जाना था आपने, ठीक है जी। इससे आगे इस वजह से हमने आखिरी स्टेप नहीं किया। दूसरा ये वॉइस लो आ रही है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, चले मैं टेबल रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि लिमिटिंग फैक्टर में जस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे कंट्रीब्यूशन के लिए, फिर क्वेश्चन 1 में ओवरहेड क्यों लिए। देखिए पहली बात है कि मैंने कहीं नहीं कहा कि आपने डायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं, मैंने ये जरूर कहा था कि प्रोडक्शन के वेरिएबल ओवरहेड लेने, सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस आए, ठीक है, ओके ओके। जिसका वॉइस ठीक नहीं आ रही, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं ठीक आ रही है, तो जिसको नहीं आ रही तो उसका अपना इशू भी हो सकता है, ठीक है जी। 6 और 12 मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारा कैसे आया मैं फिर बता देता हूँ। ये 12 और 6 यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास उसी क्वेश्चन में आइएगा, ये लेबर आवर्स हैं,
मुझे इस पे लेबर कॉस्ट लगेगी 600, यानी मैं यहां लिख के बता रहा हूं टू प्रोड्यूस, ये कौन सी प्रोडक्ट है, एम, फॉर प्रोडक्ट एम टोटल लेबर कॉस्ट 600 रुपीज है, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है, और लेबर रेट पर आवर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। तो कितने आवर्स लगेंगे, आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 50, 12 आवर्स लगेंगे, ये 12 इस तरह आया। इसी तरह जब प्रोडक्ट एम की कैलकुलेशन करूंगा तो 300 डिवाइडेड बाय 50, तो वो 6 आवर्स आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल मैं दोबारा रिपीट करता हूं। इस टेबल में देखिए अवेलेबल आवर्स जो है वो मैंने क्वेश्चन में थोड़ी चेंज की है, वो 60,000 आवर्स अवेलेबल, मेरे पास 60,000 आवर्स हैं, और इन आवर्स में मैंने दो प्रोडक्ट बनानी है, एस और एम। अब फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा प्रोडक्ट एस को। एस की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, ये देखो क्वेश्चन में एस की 5,000 डिमांड, तो मैं 5,000 पूरे यूनिट बना सकता हूं, और 5,000 यूनिट को बनाने के लिए मुझे कितने आवर्स लगेंगे, 5,000 इंटू 6, ठीक है, तो ये 30,000 आवर्स लग गए। अब रिमेनिंग मेरे पास रह गए 30,000। अब प्रोडक्ट एम की जो डिमांड है वो 3,000 है। लिमिटिंग फैक्टर कहते ही तब है जब आपके सारे यूनिट ना बन सकते। तो अब 3,000 यूनिट को अगर मैं बनाना चाहूं, 3,000 यूनिट्स को, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 12 आवर्स लगेंगे, विच इज इक्वल टू 36,000 आवर्स, और मेरे पास आवर्स अवेलेबल कितने हैं, 30,000। इसका मतलब है कि मैं सारे यूनिट नहीं बना सकता, तो मैं कितने बना सकता हूं, वो सिर्फ बनाऊंगा जो मैंने अभी कैलकुलेट किया कि सारे के सारी 30,000 आवर्स मैं यूटिलाइज करूंगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एम। तो मैंने सिंपल 30,000 को 12 पे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे यूनिट्स कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, इसके रिक्वायरमेंट देखें, कैलकुलेट द ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स दैट मैक्सिमाइजेस द कंट्रीब्यूशन फॉर क्यू लिमिटेड, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन। यहां पर एक स्टेप और आगे चला गया, यहां पर वो दो चीजें पूछ रहा है, एक तो ऑप्टिमल मिक्स मांग रहा है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, वही जो अभी हमने स्टेप 5 पढ़ा वहां तक मांग रहा है, और साथ में इससे आगे कहता है कि अमाउंट भी कैलकुलेट कर दो कि उस ऑप्टिमल मिक्स पर मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्यू लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स बनानी है आपने, एक Q111 और एक Q112। बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम से रॉ मटेरियल, सेम रॉ मटेरियल से बनेगी, दैट इज लिमिटेड टू 8,000 kg पर मंथ। एक महीने में मेरे पास जो मैक्सिमम मटेरियल अवेलेबल है वो 8,000। अगेन स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप 1 हमें ये कहता है कि कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच, सॉरी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, और यहां पर लिमिटिंग फैक्टर मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो गिवन है, जिस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा उसमें देख लेंगे। अच्छा, आगे कहता है मैक्सिमम डिमांड ऑफ प्रोडक्ट Q111 इज एस्टिमेटेड एट 600 यूनिट्स पर मंथ, whereas Q112 हैज अनलिमिटेड डिमांड, यानी Q112 के जितने मर्जी यूनिट बनाओ उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब यहां पर ऑप्टिमल मिक्स निकालने के लिए इसी टेबल को फॉलो करेंगे जिस तरह ये किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 3। और ये है जी क्यू लिमिटेड। अच्छा जी, अब इसमें प्रोडक्ट है दो Q111 और Q112। पहला स्टेप तो वही अगेन मैंने बताया कि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिवन है लिमिटिंग फैक्टर इज अ डायरेक्ट मटेरियल, जो कह रहा है मेरे पास 8,000 kg अवेलेबल है पर मंथ।
अच्छा, पहला स्टेप के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप एक ही सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले मैं सेल्स प्राइस लेता हूं क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालना है। सेल्स प्राइस Q111 की जो है वो 80 है, 112 की 72 है। अब इसमें से मैं लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इसमें देखें कौन कौन से गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल्स 24 और 20, देन डायरेक्ट लेबर 16 और 12, देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज 8 और 6। जब मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूं तो आंसर 32 और 34 आता है। यानी इसका मतलब कि जो एक्स है Q111 जो है वो हमें 32 रुपीज का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट Q112 34 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में, और लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है केजी में, तो डिवाइडेड बाय मटेरियल पर यूनिट इन केजी। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, ये कैलकुलेशन बार बार हो रही है, जरा देखते जाएं। इसको इस पे जो मटेरियल कॉस्ट लग रही है वो 24 है और रेट है 8। अगर 8 रुपीज पर केजी रेट हो, अगर रेट मेरा 8 रुपीज पर केजी हो और 24 रुपीज का मटेरियल यूज हो रहा हो, इसका मतलब 3 केजी यूज हुआ, तो ये 3 केजी मैंने कैलकुलेट किया। सेकंड 20 डिवाइडेड बाय 8, 20 डिवाइडेड बाय 8 जो कि इसको डेसिमल तक ले लें तो 2.50 आ गया। अब जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट मटेरियल इन केजी। यानी Q111 को बनाने के लिए मेरे पास 10.67 का कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा पर केजी और Q112 का 13.60। अब यहां पर मैं रैंकिंग करूंगा और रैंकिंग में जो फर्स्ट रैंकिंग है वो 112 बनेगी और सेकंड रैंकिंग जो है 111 आएगी, Q111। ये मेरा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप मैंने कैलकुलेट कर ली। दिस वन। अब मैंने ऑप्टिमल मिक्स निकालना है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। इसके लिए वही टेबल बनाते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट लेबर और की जगह लिखूंगा मटेरियल इन केजी और अवेलेबल रिसोर्स कितना है मेरे पास मटेरियल का। क्वेश्चन के मुताबिक मटेरियल मेरे पास 8000 केजी अवेलेबल है, 8000। अब इसमें रैंकिंग पे चलिए। रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले मुझे बनाना है Q112 को, और Q112 की डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी जितने मर्जी यूनिट में बना सकता हूं, तो इसको, और फर्स्ट रैंकिंग भी मेरी 112 है। इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ Q112 बनाना है। Q11 इस पीरियड में Q111 बनाने की जरूरत नहीं है। अब 112 के कितने यूनिट बनेंगे, ये सारे के सारे 8000 केजी में इसमें यूज करूंगा। अब देखें कि 112 को बनाने के लिए 2.5 केजी लगेगा, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2.5 पर, तो ये 3200 यूनिट बनेंगे। ठीक है, ये 3200 कैसे निकला, इसकी कैलकुलेशन मैं यहां शो करता हूं। यानी 8000 केजी मेरे पास अवेलेबल है और एक यूनिट को बनाने के लिए Q112 2.50 केजी लगेगा, तो इसका मतलब 3200 यूनिट मैं बना सकता हूं। और यही मेरा आंसर आता है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। इससे आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। मुझे सिर्फ इसी प्रोडक्ट को बनाना है।
अब उसके साथ उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आपका कंट्रीब्यूशन टोटल कितना होगा। इसी को यही कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लें इसी टेबल में। अब Q112 जो है एक यूनिट 34 कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है। अगर मैं 3200 यूनिट बनाऊं और एक यूनिट 34 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे तो मेरा कंट्रीब्यूशन इन रुपीस कितना बनेगा। मैं इन दोनों को ज़रब दे दूंगा तो 108,800, दिस इज द आंसर। ये मेरा फिर आंसर आया, सेकंड आंसर जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि इस ऑप्टिमल मिक्स पे मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अच्छा ठीक है जी, अनलिमिटेड वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं नोट कर लूं पहले आपके क्वेश्चन। ठीक है, वाई नॉट Q111 डिवाइड बाय DL पर यूनिट वर्किंग शो कर। अच्छा मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखिए ये जो वर्किंग है ये वाली, ये मैंने शो तो की है आपके सामने, ये M की है और S की भी इसी तरह करनी है कि टोटल लेबर और 600 लग रहे हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए जो रेट है लेबर का, जो एक 1 आवर का रेट जो हम पे कर रहे हैं वो 50 रुपीज है। तो 600 को जब मैं 50 पे डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली आवर्स पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा अब आपका क्वेश्चन ये है जी पहला कि अनलिमिटेड को जरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट Q111 है इसकी जो डिमांड है मैक्सिमम वो 600 यूनिट्स, जबकि 112 जो है उसकी अनलिमिटेड डिमांड है। अनलिमिटेड से मतलब बड़ा सिंपल है कि जितने मर्जी मैं यूनिट बनाऊं वो मार्केट में सेल हो जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि मैंने 111 को पहले क्यों नहीं बनाया। ये जैसे आपका क्वेश्चन साथ ये भी था कि 11 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये रैंकिंग में सेकंड है, ये रैंकिंग में फर्स्ट है। तो जो फर्स्ट आएगी उसको पहले बनाओ। अब नॉर्मली हम यहाँ जो यूनिट लेते हैं वो लेते हैं जो मैक्सिमम डिमांड है, इसकी मैक्सिमम डिमांड अनलिमिटेड है, इसलिए जितने रिसोर्सेज हैं उसमें जितने यूनिट बन सकते हैं वो कैलकुलेशन मैंने ये शो की हुई है। 8000 डिवाइड बाई 2.50 इज इक्वल टू 3200 यूनिट्स। ठीक है, ये 3200 यूनिट ये आ गए। अब उसने कहा है कि कंट्रीब्यूशन निकाल दो, तो अब Q112 के एक यूनिट को बनाने के लिए 34 वो हमारा कंट्रीब्यूशन लगेगा। तो 3200 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 108,800 आ। ठीक है, अच्छा अगर Q112 के 600 यूनिट्स हो, Q112 के 600 हो तो पहले आप 600 बनाओगे। यानी अब मैं ये आपका आंसर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ इफ Q112 has maximum demand of 600 units while Q111 has unlimited demand, तो फिर जब मैं ऑप्टिमल मिक्स बनाऊंगा ना, ऑप्टिमल मिक्स, तो फिर मैं क्या करूंगा उसी तरह 8000 kg मेरे पास अवेलेबल है, अवेलेबल रिसोर्स। अब रैंकिंग के मुताबिक मैंने रैंक को नहीं छोड़ना, मैंने पहले बनानी Q112 को। अब Q112 के मैं सिर्फ 600 यूनिट बनाऊंगा और 600 यूनिट को बनाने के लिए कितने केजी यूज होगा, 600 इंटू 2.50 यानी 1500 केजी मेरा यूज होगा 600 के यूनिट को बनाने के लिए। अब मेरे पास रह जाएंगे 6500 यूनिट। यकीनी बात है इससे मैं Q111 के यूनिट बनाऊंगा और इसके लिए वो लिख रहा है अनलिमिटेड डिमांड है। तो 6500 यूनिट बनाने के लिए
मुझे कितने सॉरी 6500 केजी के लिए कितने यूनिट बनाऊंगा, तो 3 केजी लगेगा। इसको डिवाइड कर दो 3 पे, तो 2167 यूनिट बनेंगे। लेकिन ये वाला हिस्सा जो मैंने आपके सामने किया है, ये आप लोग के क्वेश्चन का आंसर है जो आपने किया। इसे मैं इसको डिफरेंट हाईलाइट कर रहा हूं और आगे मैं लिख रहा हूं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी जो क्वेश्चन दिया हो उसका हिस्सा नहीं, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसके हवाले से मैंने इसका जवाब दिया। जी, अगर डिमांड अनलिमिटेड है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अगर जिसकी अनलिमिटेड है उसको लोगे ना, ठीक है जी। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लकी मैन्युफैक्चरर्स। अब इसमें वो पहला स्टेप भी आ जाएगा, इसमें फर्स्ट स्टेप भी हमारा आ जाएगा। अब इसे देखिए, डिटरमिन व्हाट प्रोडक्ट मिक्स एंड सेल्स मिक्स वुड मैक्सिमाइज द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर। वही प्रोडक्शन मिक्स मांग रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, लकी मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, ठीक है, अब नमाज ब्रेक पहले ले लेते हैं, क्योंकि 4:47 हो गया, तो 10 मिनट ब्रेक ले लें, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ नमाज पढ़ने आ सकती। थैंक यू। रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप कर दीजिएगा प्लीज, पॉज कीजिएगा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 18,000 क्वेश्चन दोबारा भी देख लूंगा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में देखें, वो लिखता है लकी मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसेस सेल्स एंड 3 प्रोडक्ट्स जे के एंड एल which budgeted sales demand unit selling price unit variable cost are as follows। budgeted sale जो है वो तीनों प्रोडक्ट्स की गिवन है, 4,000, 5,500, 5,000, 4,000, और सेल प्राइस मटेरियल लेबर गिवन है। ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ 25 यूनिट ऑफ एक्स at 2,000 unit of Z, which it is quite willing to use up the meet sales demand. All 3 products use the same direct material and same type of direct labor. In the next year, availability supply of material will be restricted to rupees 24,000 and available supply of labor to 3,300। देखो यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन आया है जहां पर पहला स्टेप भी आएगा। अब मैं पहले क्वेश्चन से पहले यही स्टेप नीचे ले आता हूं। दिस वन। अब इस क्वेश्चन में पहला स्टेप भी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, लकी मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि लिमिटिंग फैक्टर मुझे आइडेंटिफाई करना है। 2 लिमिटिंग फैक्टर नजर आ रहे हैं, इनमें से एक लिमिट करेगा, या मटेरियल या लेबर। तो पहले आते हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल्स अवेलेबल कितने हैं? वो कह रहा है जी अवेलेबल है मटेरियल 24,000।
ठीक है। अब इसमें अगर मैं तीनों प्रोडक्ट्स बनाऊं JKL, तो जे के कितने यूनिट सेल करने हैं 5500, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि 2500 जो है ये जे है, 2500 ऑफ जे एंड 2000 यूनिट ऑफ एल। ये ऑलरेडी स्टॉक में पड़े हुए हैं, ये ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद हैं। इसका मतलब 5500 डिमांड है और 2500 स्टॉक में मौजूद है, तो मुझे जो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे वो 3000 यूनिट है। तो ये मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट जे। प्रोडक्ट जे के अगर मैं 5500 में से 2500 यूनिट लेस कर दूं, यानी इसका मतलब मुझे 3000 यूनिट बनाने, और एक यूनिट को बनाने के लिए 4 रुपीज का मटेरियल लगेगा इनटू 4, यानी इट मींस ये 12,000 आ गया ये मटेरियल प्रोडक्ट जे का आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट के मैंने 5000 यूनिट बनाने, और प्रोडक्ट के की इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, यानी ये पूरे के पूरे मुझे बनाने पड़े प्रोडक्ट के। और ये 5000 यूनिट अगर बनाता हूं तो एक यूनिट पे मटेरियल की कॉस्ट 3 रुपीज लगेगी, 3 रुपीज, यानी ये 15,000 हो जाएगा। और प्रोडक्ट एल के 4000 यूनिट सेल करने हैं, 2000 ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, स्टॉक में पड़े हुए हैं, मजीद 2000 बनाऊंगा। प्रोडक्ट एल यानी 4000 यूनिट्स माइनस 2000 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने के लिए इस पे जो मटेरियल की कॉस्ट लगेगी वो 1 रुपी है इंटू 1, जो कि बनेगा 2000। अब इसको प्लस माइनस कर लो, अगर तो आंसर माइनस में आता है तो ये लिमिटिंग फैक्टर है। ये देखिए आंसर माइनस में आ गया, सो मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन यही एक्सरसाइज अब मैंने हाईलाइट करनी है लेबर के लिए, सेम। अब लेबर के अवेलेबल अमाउंट कितनी है मेरे पास 33,000। अब प्रोडक्ट जे को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी 2 रुपीज, लेबर की कॉस्ट लगेगी 2 रुपीज, यूनिट वही रहेंगे लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6000 आ जाएगा। प्रोडक्ट के 5000 यूनिट बनाने के लिए 3 रुपीज कॉस्ट लगेगी, तो ये तो एग्जैक्टली 15 ही आ रहा है। और प्रोडक्ट एल के लिए 4.50 कॉस्ट लगेगी, जो कि बनेगा 9000। तो ये आंसर आ रहा है प्लस में 3000। इट मींस लेबर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहां पर सिर्फ मटेरियल जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होगा, ओनली मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। अब स्टेप 2, 3, 4 उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने किया था। अब 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट जे के एल। अब मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले सेल्स प्राइस की तरफ आइएगा। तीनों की सेल प्राइस गिवन है 8, 9 और 7, 8, 9 और 7। अब इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहां वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ 2 कॉस्ट दी हुई है, एक डायरेक्ट मटेरियल्स। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल है 431, 431, और डायरेक्ट लेबर ये दिया हुआ है 2, 3 और 4.50। अब जब इसको लेस करूंगा, इसमें से 8 में से ये 2 लेस करता हूं, तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 2 आ गया। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में, और इसके लिए मैं डिवाइड करता हूं। लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड हो गया था हमारा, मटेरियल इन रुपीस पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी 431, ये ऊपर दी भी हुई है 4, 3 और 1। अब जब इसको डिवाइड करूंगा, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर रुपी
ऑफ मटीरियल, यानी 1 रुपया मटीरियल का लगाता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन ये आएगा जो मैंने कैलकुलेट किया, दिस वन। ठीक है जी। अब मैंने रैंकिंग करनी है। रैंकिंग में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दे रहा है वो एल है, दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट, देन के, और फाइनली जे। ये रैंकिंग आ गई। अब मैं ऑप्टिमल मिक्स की तरफ आता हूं, टेबल ऑफ ऑप्टिमल मिक्स। और यहां पर हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है मटेरियल इन रुपीस। ठीक है, तो अवेलेबल मटेरियल कितना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 24,000, दिस वन। अब मैं रैंकिंग के मुताबिक चलता हूं तो पहले ही लूंगा इस प्रोडक्ट को। ये कौन सी है जी? प्रोडक्ट एल, यानी प्रोडक्ट एल को पहले प्रोड्यूस करना है। अब प्रोडक्ट एल के मैंने कितने यूनिट बनाने हैं जरा देखते हैं। प्रोडक्ट एल के 4,000 यूनिट सेल करने हैं और 2,000 स्टॉक में पड़े हैं। इसका मतलब सिर्फ मुझे 2,000 यूनिट बनाने हैं। यहाँ यूनिट्स ले लेते हैं, यानी 2,000 यूनिट बनाने हैं, और इन 2,000 यूनिट को बनाने के लिए 1 रुपी कॉस्ट लगेगी। ये वर्किंग यहाँ शो करता हूँ, 2,000 इंटू 1, तो 2,000 का मटेरियल यूज होगा प्रोडक्ट एल को बनाने के लिए। रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा 22,000। अब मैं लूंगा प्रोडक्ट के जो सेकंड प्रायोरिटी पे आ रही है, और इसके जो यूनिट मैक्सिमम बनाने हैं वो 5,000 है, क्योंकि इसकी तो इन्वेंट्री है नहीं, यानी 5,000 यूनिट। और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 रुपीज का मटेरियल लगेगा, यानी 5,000 इंटू 3, तो 50, ये 5,000 यूनिट पूरे बना रहा हूं, और इसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वो 15,000 है। अब रिमेनिंग रह गया मेरे पास 7,000। अब जो 7,000 यूनिट है इससे डेफिनेटली मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा जे। अब प्रोडक्ट जे के कितने यूनिट बन सकते हैं? अब देखें, जे के 5,500 यूनिट सेल करने हैं, 2,500 मेरे पास स्टॉक में है, इसका मतलब 3,000 यूनिट बनाने हैं। अगर मैं 3,000 यूनिट पूरे बनाऊं और एक यूनिट पे मटेरियल की कॉस्ट 4 रुपीज लगे जो क्वेश्चन में दी हुई है, इसका मतलब 12,000 रुपीज का मटेरियल चाहिए मुझे, जो कि अवेलेबल ही नहीं है। मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है सिर्फ 7,000 का, तो ये सारा 7,000 यहाँ यूज करूंगा। और इसमें कितने यूनिट बन सकते हैं? 7,000 डिवाइडेड बाय 4। इसकी वर्किंग यहाँ शो करता हूँ, 7,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 1750 यूनिट में बना सकता हूँ प्रोडक्ट जे के। सारे यूनिट नहीं बना सकता, सो दिस वन इज माय ऑप्टिमल आंसर। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स निकाल दो, दैट वुड मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर। हर क्वेश्चन इसका सेम स्टाइल से होता है, यानी इसमें ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था जिसके अंदर पहला स्टेप भी हमने लगाया कि लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जी। प्रोडक्ट एल का जो 1 है वो ये क्वेश्चन में देखो तो गिवन है। ये देखे, एल प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 रुपी का मटेरियल चाहिए, 1 रुपीज, दिस वन। इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया सोल्यूशन। देखिए, इन क्वेश्चंस में सेल्स मिक्स नहीं होता। ठीक है, ये वो तो सीवीपी में होता है, यहाँ पर सेल मिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, MGT लिमिटेड, यहां पर भी रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। और यहां जरा केयरफुली करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया है। इसको कैसे डील करना है वो क्वेश्चन में ही हम करेंगे। देखिए वो लिखते हैं एमजीटी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, यूनिट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड बोटलनेक रिसोर्स। बोटलनेक रिसोर्स लिमिटिंग फैक्टर को कहते हैं। Details are given as under: sale price, material, labor, variable overhead, fixed overhead, bottleneck resource time in minutes। ठीक है, ये मिनट्स में है। हमारा जो bottleneck रिसोर्स है वो हमारा मिनट्स में है। इतने मिनट लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए। अब ये टाइम लेबर का भी हो सकता है, ये टाइम मटेरियल सॉरी मशीन का भी हो सकता है। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे बस लिमिटिंग फैक्टर चाहिए, वो गिवन है। इस क्वेश्चन में अगेन पहला स्टेप नहीं होगा। और फिर मैक्सिमम डिमांड और मिनिमम डिमांड गिवन है, और मैक्सिमम टाइम ऑफ बोटलनेक रिसोर्स 2800 आवर्स। मेरे पास मैक्सिमम जो टाइम मौजूद है वो 2800 आवर्स है। तो यही 5 स्टेप को मैं यहां लाता हूं अगेन। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं फर्स्ट स्टेप जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एमजीटी लिमिटेड। अब यहां पर 3 प्रोडक्ट हैं, एम, जी और टी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस। अब देखो वही सेल्स प्राइस गिवन है 201, 267 और 288। अब इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल दिया हुआ है 93, 114 एंड 138। उसके बाद लेबर 60, 54, 72। वेरिएबल ओवरहेड्स 18, 54 एंड 45। और फिक्स ओवरहेड हम नहीं लेंगे। अब इसको सॉल्व किया तो देखते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन क्या आता है। एम का कंट्रीब्यूशन 30 आएगा, जी का 45 और सी का 33। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर मैं एक यूनिट बनाता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो। अब इसके बाद मुझे लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है और वो मिनट्स में। ठीक है, और ये बड़ा केयरफुली करना है मिनट्स वाला। ये कैलकुलेशन मैं शो करूंगा। और अब मैं लिखता हूं जी, बोटलनेक पर यूनिट इन मिनट्स। अब देखिए यहां पर उसने दिए हुए हैं 12 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और 18 मिनट्स। यानी ये कंट्रीब्यूशन मैं जनरेट करता हूँ 30 मिनट्स में। 30 सॉरी कंट्रीब्यूशन जनरेट करता हूँ, एक यूनिट बनाऊंगा तो 30 रुपीज कंट्रीब्यूशन होगा, और एक यूनिट को बनाने के लिए 10 मिनट लगेंगे। अब मैंने कैलकुलेशन करनी है कंट्रीब्यूशन पर आवर, नॉट मिनट्स, पर आवर। अब वो कैसे निकलेगा पर आवर? देखो अगर 30 मिनट्स में 10 मिनट्स में आप 30 रुपीज अर्न करते हो, एक यूनिट 30 रुपीज में होता है और एक यूनिट को बनाने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं, तो एक घंटे में कितने यूनिट बनेंगे? ये कैलकुलेशन मैं जरा यहाँ पहले शो कर दूं किसी एक प्रोडक्ट की। जी, तो मैं पहले लिखता हूँ प्रोडक्ट एम के हवाले से, टाइम टू प्रोड्यूस
1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 10 मिनट चाहिए। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। अगर 1 घंटे में मैं कितने यूनिट बना सकता हूं? देखो 10 मिनट में अगर 1 यूनिट बन रहा है तो 1 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट का मतलब है कि आप 60 डिवाइडेड बाय 10 6 यूनिट बना सकते हो, यानी 1 घंटे में 6 यूनिट बना सकते हो। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो मेरा कितना है? 30। एक यूनिट मुझे जो कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है वो 30 रुपीज है। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हुआ? तो यकीनी बात है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 1 घंटे में मैं 6 यूनिट बनाता हूं और 1 यूनिट 30 रुपए मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देता है, तो 1 घंटे में मैं 180 रुपए कमा सकता हूं। तो लिहाजा इसका आसान तरीका कैलकुलेशन का क्या है? ये तो डिटेल है। मैं 30 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर वही आएगा। तो इसका जो शॉर्टकट वे है वो कैलकुलेशन कैसे होगी कि 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो वो भी 180 ही आएगा। इसी तरह ये कैलकुलेशन मैं यहां पे करता हूं, तो ये 270 आ जाएगा और 198। दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर आवर। अब यहां पर देखें तो ये 15 मिनट में तैयार हो रहा है। अगर जबानी कैलकुलेट करें, एक यूनिट अगर 15 मिनट में तैयार हो 1 घंटे में मैं 4 यूनिट बना सकता हूं। और एक यूनिट अगर 45 का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट मुझे 4 यूनिट जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देंगे? 60 बाय 15, 180। और इसी तरह तीसरा को डिवाइड करूंगा 18 पर, 110। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सेम आ रहा है। जैसे आपने लास्ट टाइम भी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि अगर दोनों सेम आ जाए तो रैंकिंग में हम क्या करेंगे? जिसको मर्जी फर्स्ट कर लो, चाहे एम को फर्स्ट कर लें या जी को फर्स्ट कर लें, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थर्ड मैं लेता हूं टी को, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। ठीक है, तो इसमें ये कैलकुलेशन जो मिनट्स वाली है, ये जरा आपने केयरफुली करनी है, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो अवेलेबल रिसोर्स है वो इन आवर्स है। ये देखिए, वो आपको यूनिट्स में नहीं है, वो इन आवर्स, वो मिनट्स में नहीं। एक यूनिट जो है वो उसका जो डाटा है वो मिनट्स में, इसलिए हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट किया। अब ये जितनी कैलकुलेशन की है, ये स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 था। अब मैं ऑप्टिमल मिक्स की टेबल लाता हूं। अब मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं? क्वेश्चन के मुताबिक मेरे पास 2800 आवर्स अवेलेबल हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा पहली प्रोडक्ट को, विच इज एम, प्रोडक्ट एम। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो अहम चीज है वो समझिएगा, इस क्वेश्चन में मिनिमम डिमांड भी आई हुई। मिनिमम डिमांड है प्रोडक्ट टी की। याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में मिनिमम डिमांड आ जाए, पहले आपने रैंकिंग नहीं लगानी, पहले मिनिमम डिमांड को लेना। इसका मतलब है सबसे पहले एम को प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं प्रोड्यूस करूंगा प्रोडक्ट टी को, सिर्फ प्रोडक्ट टी को। लेकिन प्रोडक्ट टी के उतने यूनिट जो मिनिमम डिमांड में, ये यानी मिनिमम डिमांड का मतलब आपने ये ज़हन में रखना है, ये हर हालत में प्रोड्यूस करना, और इसकी अक्सर रैंकिंग आखिरी आती है। अब रैंकिंग के मुताबिक तो मुझे सबसे आखिर में बनाना है, लेकिन चूंकि इसके साथ एग्रीमेंट होता है कि हमने ये यूनिट देने हैं, तो लिहाजा ये पहले बनाने पड़ेंगे। तो 1000 यूनिट आपको बनाने हैं। अब 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? देखो यहाँ आइए, 18 मिनट्स लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। 18 मिनट्स। अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूँ
इसको बनाने के लिए 18 मिनट्स लगेंगे, यानी 18,000 मिनट हो गए, लेकिन मैंने इसको आवर्स में लेना है तो डिवाइडेड बाय 60। तो ये जब कैलकुलेशन करूंगा तो 300 आवर्स लगेंगे इसमें। यानी इन 1000 यूनिट को बनाने के लिए 300 आवर्स मुझे चाहिए। अब जब मैं 300 आवर्स इस पे लगाता हूं तो मेरे पास आवर्स रह जाएंगे 2500। अब मैं रैंकिंग में आऊंगा, अब प्रॉपर रैंकिंग में आऊंगा तो सबसे पहले बताऊंगा प्रोडक्ट एम को। अब प्रोडक्ट एम की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 6000 यूनिट्स। अब देखते हैं 6000 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, क्या मेरे पास अवेलेबल है, जरा चेक करते हैं। यहां पर 6000 यूनिट को बनाने के लिए और एक यूनिट को बनाने के लिए 15 मिनट चाहिए, ठीक है। तो और ये बन जाएंगे, यानी ये 6000 यूनिट अगर मैं बनाता हूं तो कितना टाइम लगेगा? 6000 इंटू 15/60, 1500 घंटे चाहिए इसको बनाने के लिए। और इसकी कैलकुलेशन भी इसी तरह कर रहा हूं, यानी मैंने 6000 यूनिट बनाने, एक यूनिट को बनाने के लिए 15 मिनट्स है। ये देखें इसका बोतल नेक, नो सॉरी 10 मिनट्स, सॉरी ये एम ले रहा हूं, इसके 10 मिनट्स है। तो 10/60, तो ये कितने आवर्स लगेंगे? 1000। इसको मैं ठीक कर लेता हूं, यानी 1000 आवर्स लगेंगे। अब मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल है? अब मेरे पास है 1500। अब देखिए, अब मैं प्रोडक्ट एम के बाद प्रोडक्ट जी को लेता हूं। प्रोडक्ट जी की मैक्सिमम डिमांड है 4000। 4000। अब जरा चेक करते हैं 4000 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। यानी 4000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट्स को बनाने के लिए 15 मिनट चाहिए। और अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो डिवाइडेड बाय 60, तो 1000 आवर्स मुझे इसके चाहिए होंगे जो मेरे पास अवेलेबल है, इज इक्वल टू 1000। तो ये मेरे पास अवेलेबल है, तो ये भी 4000 यूनिट पूरे बना लूंगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन मैं यहां ले आता। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 500 आवर्स बचे, और इन 500 आवर्स में अब मैं कौन सी प्रोडक्ट बनाऊंगा? प्रोडक्ट टी। अब प्रोडक्ट टी के सारे यूनिट नहीं बन सकते क्योंकि इसकी डिमांड 5000 है मैक्सिमम, लेकिन 5000 में से 1000 मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। अब मेरे पास 4000 यूनिट बनाने हैं, और यकीनन इन 4000 यूनिट इन 500 आवर्स में नहीं बन सकते। जितने भी आवर्स हैं वो सारे के सारे जितने यूनिट बनेंगे वो आप कैलकुलेट कर लोगे। 500 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 18, यानी इसमें जो हमारे कितने यूनिट बन जाएंगे? 1667, जबकि डिमांड जो है वो मेरी 4000 यूनिट है। अब ये जो फाइनल आंसर निकाला है यही मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स कहलाएगा, दिस वन। यानी अब टी, प्रोडक्ट टी दो जगह आ रही है, एक प्रोडक्ट टी आ रही है 1000 और एक आ रही है 1667। यानी ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो ये इस तरह अगर लिखूं तरतीब से, तो प्रोडक्ट एम के मैं 6000 यूनिट बनाऊंगा, प्रोडक्ट जी के मुझे 4000 यूनिट बनाने, और प्रोडक्ट टी के मुझे 1000 प्लस 1667 यूनिट में बना सकता हूं। ये मेरा फाइनल आंसर है जो मैंने अलहदा भी लिख दिया। ये सेपरेट लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, आंसर ये जो ऊपर आ चुका है काफी होता है, ठीक है। इसको अलहदा लिखने की जरूरत नहीं है। बट दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें मिनट्स और आवर्स की जो कैलकुलेशन है वो केयरफुली करनी है। ये तो आप सबको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, बस उसको फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके,
ये भी मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट टी की कैलकुलेशन, और इससे पीछे जाएं, रैंकिंग को रिपीट कर देता हूँ। जी बिल्कुल, ये जो आपने कहा है कि मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर तब भी यही आएगा। ओके, अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट टी जो हमने कैलकुलेशन की है, इसकी जो ऑर्स वाली कैलकुलेशन है वो मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये वाली कैलकुलेशन देखिए, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूँ तो वो भी मैं आपको, जो मिनट्स वाला है उसको ऑर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अब डबल हो जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ऑर्स में कन्वर्ट कर सकता है वो उससे भी कर ले। अच्छा, अब ये है कि हमें एक यूनिट को बनाने के लिए 60 मिनट्स, 18 मिनट्स चाहिए। देखिए मैं लिखता हूँ, मिनट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज इक्वल टू 18। एक यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट्स चाहिए। हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर, यानी मीन 60 मिनट्स। 60 मिनट में मैं कितने यूनिट बना सकता हूँ? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 60 मिनट है और एक 18 मिनट में यूनिट तैयार होता है। जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, 3.33 यूनिट्स बना सकते, ठीक है। और मेरे पास अवेलेबल और कितने, 500, ठीक है। अगर मैं 500 घंटे मेरे पास अवेलेबल है और एक घंटे में 3.33 यूनिट बन सकते हैं, तो कितने टोटल यूनिट बना सकता हूँ? तो 500 इंटू 3.33, 1667, देखो वही आंसर आ गया। इसकी आसान कैलकुलेशन ये होती है कि 500 मल्टीप्लाई 60, पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि जब मैं इसको 60 से मिनट मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये मिनट्स आ जाते हैं, यानी इसका मतलब मेरे पास 3000 मिनट्स है। और डिवाइड किया 18 पर, क्यों? क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट्स चाहिए। तो जब मैं मल्टीप्लाई 60 ओवर 18 करता हूँ तो ये मेरे पास यूनिट्स कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। रैंकिंग का जहां तक ताल्लुक है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब हमने ये सारी कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन तो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब यहाँ पर दो का कंट्रीब्यूशन पर आवर सेम आ, प्रोडक्ट एम का और प्रोडक्ट जी का, ठीक है। जब दोनों का ये सेम आ रहा हो तो जिसको मर्जी फर्स्ट कर लें, जिसको मर्जी सेकंड कर लें, हमारे ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स में कोई फर्क नहीं आए, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ एम की जगह पहले ले लूँ जी को और फिर एम को ले लूँ तो दोनों इतने ही यूनिट बनेंगे, तो इसलिए इसके सोल्यूशन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जी, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ आपको। ये कैलकुलेशन यहाँ से मैं ला रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया। अब बोटल नेक रिसोर्स पर यूनिट इन मिनट्स दिया हुआ, ठीक है। तो मैं अगर इसको देखूं और मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 आवर, एक अ, एक यूनिट, सॉरी, एक घंटे में कितने यूनिट बन सकते हैं, जरा देखते जाए। एक 10 मिनट में अगर एक यूनिट बनता है तो 60 मिनट में कितने यूनिट बनेंगे? तो क्या करोगे, 60 डिवाइडेड बाई 10, ये 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 15 लिया। अगर जी को बनाने के लिए 15 मिनट चाहिए तो एक घंटे में 4 यूनिट बन सकते हैं, ये 4 आ गया। और यहाँ पर अगर देखें तो 18 मिनट में एक यूनिट बन रहा है,
तो एक यूनिट को बनाने के लिए 3.18 मिनट, 3.33 बनेंगे। अब जब मैं इसको ज़रब देता हूँ तो आंसर वही आएगा, तो रैंकिंग भी वही होगी। तो सिर्फ ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है कि इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका जो है वो मैंने कर दिया। ये मैं यहाँ पर हाईलाइट करके और सामने लिखता हूँ ऑल्टरनेट अप्रोच ऑफ कैलकुलेशन। कंट्रीब्यूशन पर आवर रिपीट कर दूं और फर्स्ट मिनट कैलकुलेशन। देखिए कंट्रीब्यूशन पर जो और है इस मेथड के थ्रू मैं क्या करूंगा कि 130 ये मैंने शो की भी हुई है, 30 × 60 डिवाइडेड बाई 10। देखो जब मैं 30 को 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन इन मिनट्स में आ जाएगा, और एक मिनट को बनाने के लिए 10 मिनट्स लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए। जब उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगी। देखो एक दफा फिर रिपीट करता हूँ एक और तरीके से। 30 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है एक यूनिट का, और बोटल नेक पर यूनिट जो है वो 10 मिनट है, यानी 10 मिनट में एक यूनिट तैयार करता हूँ, और एक यूनिट 30 रुपए मुझे प्रॉफिट देता है। तो एक घंटे में मैं कितने यूनिट तैयार कर सकता हूँ? तो वेरी सिंपल, 6 यूनिट बनाएंगे और 6 × 30 180। तो जैसे मर्जी कर लो, आंसर वही आएगा। ठीक है जी। जरा प्लीज अलाउ कीजिएगा, जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हैंड रेज किए हुए, जरा इनको अलाउ कीजिएगा प्लीज। ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। मीनवाइल हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। मुजाहिद इंडस्ट्रीज लिमिटेड बजटेड डिपार्टमेंट हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग डाटा फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। अब यहाँ पर 5 प्रोडक्ट हैं ABCDE। इसकी मैक्सिमम डिमांड गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर गिवन। वेरिएबल ओवरहेड आर रिकवर्ड एट अ रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 10 रुपीज पर आवर है, और स्किल्ड लेबर अवेलेबल अमाउंटिंग टू 30,000 hours in the next quarter, and there are fixed cost of 22,800। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो कहता है जी कैलकुलेट द प्रोडक्शन मिक्स दैट वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट। वही चीज पहले ए पार्ट पे तो वही चीज कैलकुलेट करनी है जो हमने डिस्कस किया था। तो पहले वही 5 स्टेप को माइंड में लाएं। इसमें पहला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज द लिमिटिंग फैक्टर इज गिवन इन अ क्वेश्चन। द स्किल लेबर hours of 30,000 are available in the next quarter। इसका मतलब स्किल्ड लेबर मेरे पास अवेलेबल है। जब स्किल्ड लेबर अवेलेबल है तो मुझे लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये 5 स्टेप तो अब आपको याद हो गए होंगे, अब मैं दोबारा नहीं नीचे लिख रहा, दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 6, मुजाहिद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अब इसमें 5 प्रोडक्ट है, उन पांचों को हम लिख लेते हैं।
और ये प्रोडक्ट है ABCDE। कोई स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब सबसे पहले मुझे सेल्स प्राइस चाहिए। अब सेल प्राइस आपको गिवन है 160, 150, 180, 150 एंड 300। ये सेल्स प्राइस आ गई। अब इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट में पहली कॉस्ट है मटेरियल, और देखिए कितनी कितनी है, 30, 50, 40, 70, 60। मटेरियल के बाद आ रहा है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर दिया हुआ है 40, 40, 60, 20, 80। 40, 40, 60, 20, 80। और फिर अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर गिवन है 20, 20, 10, 10 और 40। अच्छा, अब इससे नीचे लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड आर रिकवर्ड एट अ रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर। ये ध्यान से आप देखना है, वेरिएबल ओवरहेड 10 पर लेबर आवर। यहां पर उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा लेबर आवर, क्या स्किल्ड लेबर आवर या अनस्किल्ड, तो दोनों लेने। अब देखिए कैसे लेंगे। प्रोडक्ट ए को कैलकुलेशन देखिए, इसमें 40 रुपीज लग रहे हैं और रेट भी कितना है, 40। इसका मतलब 1 घंटा लग रहा है ए को बनाने के लिए स्किल्ड का, और 1 घंटा ही लग रहा है अनस्किल्ड का। ठीक है, यानी इसमें हमें 20 रुपीज चाहिए लगे और 20 रुपीज रेट है, यानी 1 घंटा स्किल्ड लेबर, 1 और अनस्किल्ड लेबर, यानी ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगे, और रेट है नीचे 10 रुपीज, तो 2 इंटू 10, 20। अब वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन जो है ना, मैं वर्किंग में शो कर देता हूं अलग से। यही 5 प्रोडक्ट लेने, ABCDE। जी, तो ए में स्किल्ड लेबर जो है, इस पे जो रेट लग रहा है, स्किल्ड लेबर की जो कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, वो 40 रुपीज है, और रेट पर आवर वो भी 40 है। जब इसको डिवाइड करूंगा तो आवर्स पर यूनिट आ जाए, यानी 40 डिवाइडेड बाय 40, ये एक आया। फिर इसी तरह अनस्किल्ड लेबर, इस पे जो कॉस्ट लग रही है ये देखिए 20 रुपीज, और इसका रेट जो है वो भी 20 रुपीज है, और इसके आवर्स कैलकुलेट करूं, 20 डिवाइडेड बाय 20, 1। तो टोटल आवर्स पर यूनिट 1 प्लस 1, ये 2 आवर्स लगेंगे। और रेट जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर और कितना है, वो क्वेश्चन में 10 रुपीज है, तो फिर वेरिएबल ओवरहेड कितने आ गए, 10 इंटू 2। ये पूरी एक एक चीज मैंने कैलकुलेट की है, ये फाइनल आंसर निकलेगा यहां से। ये 20 रुपीज ये वाला मैंने कैलकुलेट किया, यहां लिख देता हूं वर्किंग नंबर 1। इसी तरह से बी की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बी के अंदर भी मेरे 40 आवर्स लग रहे हैं, तो 40 रुपीज कॉस्ट है, ये कॉस्ट मैं यहां से उठा स्केल की, और रेट सबका 40 है, वो तो मैं पहले ही लिख देता। तो अब इसको जब मैं
डिवाइड करूंगा तो ये और आ गए 1, और अनस्किल्ड की जो कॉस्ट लग रही है वो भी 20, और इसका रेट जो है वो भी 20 होगा, और इस पे भी 1 और लग रहा है, तो टोटल ऑर्स कितने हो गए? 2 ऑर्स, रेट वही 10, और जो वेरिएबल ओवरहेड है 20। इसका भी आंसर 20 आया। अब प्रोडक्ट सी की तरफ चलिए। प्रोडक्ट सी में जो कॉस्ट लग रही है स्किल्ड लेबर की वो 60 है। मैं यहाँ 60 अप्लाई करता हूँ तो ये 1.5 आवर्स बनेंगे। ठीक है, इसको यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये 1.5 आवर्स। ठीक है, और अनस्किल्ड की जो कॉस्ट लग रही है वो 10 रुपीज है। ये 10 रुपीज, ये 10 रुपीज आ गई। 10 डिवाइडेड बाई 20, इसका फॉर्मूला मैं चेंज करूं, ये 0.5 आवर्स लगे, तो टोटल आवर्स जो है वो 2 हो गए। रेट 10 है तो ये भी 20 आ गए। इसको भी 20 पे कैलकुलेट किया। उसके बाद डी की तरफ आए। डी पे स्किल्ड लेबर सिर्फ 20 रुपीज लगे, सिर्फ 20, यानी ये हाफ आवर लगा 0.5, और अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट 10 रुपीज है, और इस पे भी जो टाइम लगा वो हाफ आवर है, टोटल 1 हो गया। 10 रुपीज रेट है तो ये 10 रुपीज वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ गई। इसी तरह आप ई में आए। प्रोडक्ट ई को जो प्रोड्यूस करने के लिए स्किल्ड लेबर की कॉस्ट लग रही है वो 80 रुपीज है, और अगर 40 रुपीज रेट है तो 2 आवर्स लगेंगे, और जो अनस्किल्ड की कॉस्ट है वो 40 रुपीज लग रही है, यानी 40 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड 2 आ जाएगा। 4 आवर्स लगे, 10 से मल्टीप्लाई किया, 40 रुपीज ओवरहेड कॉस्ट आ गई। ये वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। जब मैंने वेरिएबल ओवरहेड निकाल लिए सारे के सारे, अब सेल में से वेरिएबल ओवरहेड हम लेस कर देते हैं, तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है पर लिमिटिंग फैक्टर में, और मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन में क्या है? लिमिटिंग फैक्टर मेरा क्वेश्चन में स्किल्ड लेबर है। द स्किल्ड लेबर अवेलेबल अमाउंटिंग टू 30,000 आवर्स इन नेक्स्ट क्वार्टर, यानी अब मेरा जो वो है लिमिटिंग फैक्टर वो स्किल्ड लेबर है। अब मुझे चाहिए स्किल्ड लेबर और पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे। तो ये कैलकुलेशन मैं इस वर्किंग में कर चुका हुआ हूँ। ये देखें, ये ए को बनाने के लिए 1 आवर लगेगा, बी को बनाने के लिए 1 आवर लगेगा, सी को 1.5, डी को 0.5, और ई को 2 आवर्स लगेंगे। जब इसको डिवाइड करता हूं तो कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर और आ जाए, और यही मेरा रिक्वायरमेंट है जिसकी बेस पे मैंने रैंकिंग करनी है। 50 डिवाइडेड बाय 1, ये 50 आ गया, और इसी तरह सारों को कैलकुलेट करना है। ये मेरी कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई। अब इस बेसिस पर आपने रैंकिंग करनी है कि किसको पहले प्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे डी का नजर आ, डी शुड बी प्रोड्यूस फर्स्ट, दिस इज रैंकिंग। उसके बाद 80 के बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो 50 है, थर्ड हाईएस्ट 40 है, फोर्थ सी है, और लास्ट जो है यानी फिफ्थ जो है वो आपका बी है। ये मेरी रैंकिंग कैलकुलेट हो गई। अब मैंने रैंक इसकी बेस पर करना है। ठीक है, इसमें जो खास कैलकुलेशन है वो वेरिएबल ओवरहेड, बाकी तो सारी वही चीजें। अब ये कैलकुलेट करने के बाद वो कहता है कि प्रोडक्शन मिक्स निकाल दो। अब प्रोडक्शन मिक्स निकालते हैं।
अच्छा जी, मेरे पास अवेलेबल स्किल्ड लेबर कितने हैं? स्किल्ड लेबर और जो मेरे पास इस क्वेश्चन में अवेलेबल है वो 30,000। अब रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले मैं डी को लूंगा, प्रोडक्ट डी। और प्रोडक्ट डी की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 7,000 यूनिट्स। 7,000 यूनिट्स। और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने और चाहिए? ये देखिए 0.5 ये ऊपर दिए हुए डी को एक यूनिट को बनाने के लिए 0.5 और चाहिए। इसका मतलब 7,000 यूनिट को बनाने के लिए मुझे 3,500 और चाहिए होंगे। तो 3,500 यूटिलाइज हो जाएंगे प्रोडक्ट डी के लिए। अब रिमेनिंग मेरे पास आवर्स रह गए 26,500। अब रैंकिंग के मुताबिक मैं प्रोडक्ट ए को सेकंड रैंक कर रहा हूं। प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम डिमांड देखते हैं 3,000। प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम डिमांड 3,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 1 आवर चाहिए। दिस वन, अगर 3,000 यूनिट बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3,000 और इस पे भी लग जाएंगे। तो अब मेरे पास रह गए 23,500 आवर्स। अब रैंकिंग थर्ड में जाता हूं। थर्ड में देखें तो ये लास्ट प्रोडक्ट आ रही है जो प्रोडक्ट ई है। और प्रोडक्ट ई की मैक्सिमम डिमांड मेरे पास 9,000 यूनिट्स है। 9,000 यूनिट्स। और एक यूनिट को बनाने के लिए इसमें 2 आवर्स चाहिए, यानी 9,000 इंटू 2 तो 18,000 आवर्स लग जाएंगे। तो रिमेनिंग आवर्स रह गए मेरे पास 5,500। अब मेरे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट रह गई। फोर्थ पे हम प्रोडक्ट सी को ला रहे हैं रैंकिंग में। अच्छा, प्रोडक्ट सी की जो डिमांड है वो 6,000 यूनिट्स। 6,000 और एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 और चाहिए सी को बनाने के लिए। इसका मतलब है कि अगर मैं सारे यूनिट बनाऊं तो 6,000 इंटू 1.5 आई नीड 9,000 आवर्स। 9,000 आवर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5,500 है। इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ जितने भी यूनिट्स हैं अब इससे प्रोडक्ट सी बनाऊंगा। और प्रोडक्ट सी के कितने यूनिट बन सकते हैं, इसको मैं 1.5 पे डिवाइड करता हूं तो 3,667 और इसकी कैलकुलेशन ये बनेगी 1.5। सो ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की, दिस इज नॉन एज अवर ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। यानी इस सिनेरियो में मुझे प्रोडक्ट बी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे प्रोडक्ट बी बना भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो रैंकिंग में सबसे लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो अब ठीक है, रिपीट कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर और कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर और ठीक हो गया। कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर और अच्छा ठीक है जी। जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन कर लें, माइक किसका ऑन है, क्वेश्चन कर लें। मदिया वकार आपका माइक ऑन, क्वेश्चन करना है तो आप कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इस अभी जो आपने क्वेश्चन करवाया है इससे रिलेटेड नहीं है सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें हमने सबसे पहले मिनिमम डिमांड वाले जो है ना वो प्रोडक्ट के यूनिट्स बना दिए, उसकी सर क्या रीजन है वो एक दफा बता दें। और सर एक मैंने वो जो पहले आपने हमें मटेरियल और लेबर वाला करवाया था रेलिवेंट कॉस्ट।
जी सर, सॉरी, रेलेवेंट कॉस्ट। जी उसमें सर जो प्रैक्टिस की है ना, उसमें जो एंड पे आ रहा है ना, इज देयर एनी अल्टरनेट जी मटेरियल में भी और लेबर में भी, लेबर। उसमें सर कंफ्यूजन हो जाती है। मैं यस पे माइंड बनाती हूँ तो वो नो होता है, और नो पे माइंड बनाती हूँ तो वो यस होता है। मुझे लगता है कि कोई मेरे माइंड में डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से मैं गलत क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेती हूँ। जी डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन था आपका मिनिमम डिमांड वाले पिछले क्वेश्चन में ना। देखिए मिनिमम डिमांड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने ऑलरेडी, यानी इस शॉर्टफॉल शॉर्टेज क्रिएट होने से पहले आप एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हो, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमें लिमिटिंग फैक्टर होने के बावजूद उस प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका ऑर्डर हम ले चुके हैं। इवन दैट वो प्रोडक्ट हमारी प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में भी आएगी तो हमें उसको सबसे पहले प्रोड्यूस करना है। ये बेसिक रीजन होती है जिसकी वजह से हम उसको लेते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो ये मार्केट इंफॉर्मेशन बन जाती है और ये कंपनी की रेप्यूटेशन के लिए बेटर नहीं होती। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो ऑर्डर ले चुके हैं उसको हर हालत में एक्सेप्ट करें, चाहे उस पर प्रॉफिट हमारा कम से कम हो। इसलिए याद रखिएगा कि ये जो हम टेबल बनाते हैं इसमें कहीं नहीं मैंने लिखा कि मैक्सिमम प्रॉफिट टेबल, बल्कि ऑप्टिमल मिक्स होता है। ऑप्टिमल का मतलब ही ये होता है कि इन गिवन सिचुएशन हम प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक रीजन। दूसरा आपका जो क्वेश्चन ऑल्टरनेट से रिलेटेड था, देखो मटेरियल और लेबर दोनों को अलग अलग मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑल्टरनेट होता क्या है कि वो जो एग्जिस्टिंग मटेरियल हमारे पास मौजूद है उस मटेरियल को बेचने के अलावा ये एक तो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि मैं इसको सेल कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकती है, क्या ये एज अ सब्सटीट्यूट यूज हो सकता है किसी और मटेरियल के अगेंस्ट, तो दैट इज नॉन एन ऑल्टरनेट, ठीक है। तो अब जिस वक्त ऑल्टरनेट आ जाता है तो फिर आपको दो ऑप्शंस को कंपैरिजन करना होता है। यानी अगर मैं बेचता हूं तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, और अगर मैं उसको सेल नहीं करता बल्कि उस प्रोडक्ट को उस उन यूनिट्स को दूसरी ऑल्टरनेट के तौर पे यूज करता हूं तो वहां से क्या सेविंग होगी, जो इनमें से हायर होगी वही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। सेम इसी तरह जब मैं लेबर में आता हूँ तो लेबर में ऑल्टरनेट बेशुमार हो सकते हैं। एक देखिए, एक तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है और वो ये है कि हम लेबर को एग्जिस्टिंग वर्क से हटाकर इस प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर दें। लेकिन ये बात है जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो वहां से जो मुझे बेनिफिट मिल रहा था वो मेरा लॉस्ट हो जाएगा। एक तो ये ऑप्शन आ जाएगी जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सेकंड ऑप्शन मेरी ये बनेगी कि अगर मैं ऑल्टरनेट लगाता हूँ, ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, एक ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है कि हम ओवर टाइम लगवा लें। अगर ओवर टाइम लगवाएं तो हमारी कॉस्ट क्या होगी। एक ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है जैसे क्वेश्चन में हमने किया था कि हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी लेबर को ले सकते हैं आउटसोर्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी और से, वो भी हमारा आउट ऑल्टरनेट हो सकता है। जो भी दिया हो उस ऑल्टरनेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसको उस कॉस्ट से कंपेयर करना है कि अगर मैं उसको मूव करता हूँ फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क तो मेरा क्या कॉस्ट होगी। विच एवर ऑफ दीज टू कॉस्ट इज लोअर शैल बी द रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। तो एक दफा जरा दोबारा इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप कि इसमें काफी मसला हल हो सकता है। और कोई क्वेश्चन करना हो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने टॉपिक बहुत अच्छा करवा दी है। मेरा क्वेश्चन था रेलेवेंट कॉज से। जी जी सर उसमें आपने एक क्वेश्चन करवाया था फजल इंडस्ट्री वाला। ठीक है। सर वो आपने क्वेश्चन शेयर नहीं किया, वो मेरा ख्याल है आपने अपने डाटा बैंक से उठाया है, तो ठीक है। काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा। ओके, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मैं चेक करके ना फिर आपको शेयर करूंगा। जज़ाकल्लाह सर। जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इससे जो पिछला लेक्चर था जी इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था,
तो इसमें स्किल्ड लेबर के जो पार्ट बी था उसमें स्किल्ड लेबर के हवाले से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सर अगर तो ऑल्टरनेट एग्जिस्ट करता है तो तब भी कॉस्ट मूविंग लेबर पर आवर सर वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और अगर ऑल्टरनेट एग्जिस्ट नहीं करता तो जो रेट पर आवर प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सर उसका कॉन्सेप्ट मैं सेम समझूं, यानी कि जी, उसका एक ही कॉन्टेक्स्ट है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं फिर मैं रिपीट भी कर देता हूँ थोड़ा सा अपने अंदाज में भी। देखिए, जिस वक्त आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता तो एक ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होती है, और वो ये है कि एग्जिस्टिंग वर्क से मैं उसको मूव करता हूँ लेबर को। जब मूव करूंगा तो उसको जो रेट पर आवर पे कर रहा हूँ प्लस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। और अगर मेरे पास कोई ऑल्टरनेट होगा तो इसी कॉस्ट को मैं कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेट से कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेट क्या है, और जो दोनों में से लोअर होगी उसको रेलिवेंट कॉस्ट बनाऊंगा। सर सर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ओवर टाइम का वो जिक्र करता स्किल में, तो फिर जी मैं उसको दोनों कंपेयर करता और वहाँ पे जो ऑप्शन थी ऑल्टरनेट वो यस पे मैं उसके हिसाब से फिर मैं उसको वो ट्रीट करता। जी लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पे ओवर टाइम वो गिवन नहीं था, इसलिए मैंने उसको जो नो के हिसाब से जो उसकी वो कैलकुलेशन बननी थी मैंने उसके हिसाब से उसको फिर आपने उसको वो जी ट्रीट ठीक किया। है, सर ऐसा ही है? ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि ऊपर जो एक थर्ड पार्टी, सर वो मार्केट से नहीं, फिर वो उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ मूविंग लेबर तो हम अपनी कंपनी से ही अपना वर्क को शिफ्ट करते हैं। जी हाँ जी, कॉस्ट ऑफ मूविंग तो अपने से करते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो ना, अब देखें कॉस्ट ऑफ मूविंग के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए ना, और इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि अगर मैं मूव करता हूँ तो वहां मेरी कितनी कॉस्ट जो है वो लगेगी, ठीक है, जो मेरी लॉस्ट होगी। अगर वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो फिर जो दिया हुआ है बस उसी को हम रेलिवेंट कॉस्ट बनाते हैं। सर क्योंकि उसमें वो थर्ड पार्टी का जिक्र है, तो सर वो तो कंपनी से फिर बाहर होगा ना, वो फिर मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होगी। जी, वो अल्टरनेट पे चला जाएगा। ठीक है सर। और लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये था कि आज जो आपने ये प्रोडक्ट की वो कैलकुलेशन थी सर, इसमें जो आपने डिवाइड बाय 18 किया था सर, वो उसका कॉन्टेक्स्ट वो काइंडली कर आप रिपीट कर देते। जी, ये 18 जो मैंने किया ये प्रोडक्ट टी का, देखिए मेरे पास 500 ऑर्डर है, ये मैंने पूरी कैलकुलेशन इस तरह भी शो की है कि इसमें एक यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट्स चाहिए, और मेरे पास अगर एक घंटा हो सपोज, तो एक घंटे में मैं कितने यूनिट बना सकता हूँ? देखो, हर 18 मिनट में एक यूनिट तैयार होता है, तो इसका मतलब एक घंटे में 3.33 यूनिट कैलकुलेट बन सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास अगर 500 घंटे अवेलेबल, 500 घंटे, तो इसका मतलब है कि एक एक घंटे में 3.33 यूनिट बन सकते हैं, तो इनको जब जरूरत दूंगा तो वो 1667 यूनिट में बना सकता हूँ, 1667। जी सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, ये बाकी क्वेश्चन जो है उसी तरह मैं आपको अस्सलाम सोल्यूशन वालेकुम। दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं, माशाल्लाह आप तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें और तमाम चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं। मेरा सर क्वेश्चन या एक सजेशन है सर। जिस तरह शुरू के लेक्चर्स में आप ना शुरू में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर देते थे, जी तो आपके क्वेश्चन कराने तक हम एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते थे। अगर उस तरह किया जाए तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिस होगी। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह, असल में ना इस लास्ट वीक में मेरी तरह कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज थे, तो जिसकी वजह से मुझे बार बार आउट ऑफ सिटी लाहौर मूव करना पड़ा, तो मैंने बल्कि कुछ क्लासेस लाहौर बैठ के भी ली, तो जिसकी वजह से मैं जरा थोड़ा सा नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आपको मिल जाएंगे जैसे आपको। अभी बहुत जजाक। मेहरबानी, शुक्रिया। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर जो है ना इंशाल्लाह हमारा मेक और बाय पर होगा डिसीजन। अब ये छोटे छोटे से 2-3 डिसीजन है, ये हमने एक ही गो में करने हैं सारे, ठीक है। एक ये है और एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है, ये पेपर में ज्यादा आए हैं। अगर लास्ट 10 पेपर्स में देखें तो ये वाला टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ ये सिर्फ एक मरतबा आया, सिर्फ एक मरतबा, और इसका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल लास्ट में मैंने दिया हुआ है। ये लास्ट, ये 30 नंबर का क्वेश्चन दिया था उसने, और ये आया समर 2019। इसके अलावा जो ये पिछले क्वेश्चन है ये भी पिफा के है, लेकिन ये काफी पुराने पेपर, ठीक है। तो मेरे पास 2001 से सारे पेपर मौजूद हैं, तो वहां से मैंने ये निकाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि इन 10 पे नहीं है। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है ना आपके, क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड, ये सारे पास्ट पेपर, 7 से ऑनवर्ड सर,
पहले 6 क्वेश्चन ये जो हम कर रहे हैं इसका भी बी पार्ट रह गया है। आज तो टाइम जरा क्लोज हो गया, नजर ट्रैफिक में फंस गया तो थोड़ा सा लेट होगी क्लास, तो ये कंप्लीट भी कर सकते। चलो नेक्स्ट क्लास में पहले यहीं से स्टार्ट करके फिर मैं अगले की तरफ मूव करूँ, ठीक है। तो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।